हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मैं हूं अरुण और हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 11वीं के हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए। गणित ये विषय है और आप सभी लोग जो मैग्नेट ब्रेन्स पर समुच्चय को या समुच्चय के बारे में आज पढ़ेंगे, उसके बहुत से सवाल जिसमें एमसीक्यू बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में हम बात करेंगे। ये सभी चीज़ें आपको मैग्नेट ब्रेन्स पूरी तरह से मुफ्त पढ़ाता है। हम लोगों ने पहले एनसीईआरटी के जो सवाल थे, एक एक उदाहरण थे, वो किए। अब हम इसके एमसीक्यू कर रहे हैं। एमसीक्यूज़ के अंदर आपको बहुत से सवाल मिलेंगे। हम हर वो चीज़ करेंगे जो आपके लिए ज़रूरी है और वो भी मुफ्त, बिना किसी पैसे के। तो बस आप लोगों से उम्मीद इतनी है कि आप पढ़ते रहिए। यहाँ पर आपको कोई भी फीस नहीं देनी है, ना आपको कोई बोलने वाला है, ना आपसे कभी कोई चीज़ की डिमांड की जाएगी। आप बस पढ़िए, हमारी यही डिमांड है। चलिए शुरुआत करते हैं आज बहुविकल्पी सवालों के बारे में। अध्याय है समुच्चय, पहला अध्याय। इसमें किस तरह से बहुविकल्पीय सवाल आप लोगों से पूछे जा सकते हैं और किस तरह के सवाल के बारे में आप लोग सोच सकते हैं, किस तरह से हमें अप्रोच लगानी है, पूरी बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। तो पहला प्रश्न है कि यदि ए कोई एक समुच्चय है, तब चार विकल्प आपके सामने है कि ए का सम्मिलन ए के डैश के साथ रिक्त समुच्चय होता है, ए का सम्मिलन ए के साथ ए के डैश के साथ सार्वत्रिक समुच्चय होता है, ए का सर्वनिष्ठ ए के डैश के साथ सार्वत्रिक समुच्चय होता है, इनमें से कोई नहीं। तो ऐसे प्रश्नों को समझने के लिए हमें सबसे पहले वेन आरेख के बारे में सोचना चाहिए। वेन आरेख, हमने एक समुच्चय बनाया, हमने सबसे पहले सार्वत्रिक समुच्चय बनाया। यह सार्वत्रिक समुच्चय और इसके अंदर मान लीजिए कहीं यहां पर ए है। तो अगर आप इसे कलर करेंगे तो ए ऐसा दिखेगा, ठीक है, ये यू है। अगर मैं एक और बनाने की बात करूं, एक और समुच्चय मान लीजिए अपन ने यू एक और बार फिर से बनाया और इसके अंदर आपने ए को यहां लिखा और आपने ए डैश के बारे में बात की। यू अभी भी जैसा है वैसा ही है। तो अगर ए डैश के बारे में बात यहां की जाए तो ए डैश कैसा है, ऐसा होगा। हां जी। तो अगर मैं इन दोनों को मिला दूं, इसके साथ इसको कलर कर दूं, तो मैं उसे सम्मिलन कहता हूं। हमने जब बात की थी सम्मिलन की तो क्या बात की थी कि एक समुच्चय को दूसरे समुच्चय के साथ इस तरह से कलर हो कि पहला भी हो जाए, साथ साथ दूसरा भी हो जाए, पहला हो तब दूसरा हो ना हो, पहला दूसरा हो तब पहला हो ना हो, तभी हम सम्मिलन के बारे में बात करते हैं। सम्मिलन मतलब इसका पार्ट और इसका पार्ट जितना जितना कलर है पूरा कर दो। तो अगर आप इस पूरे को कलर करने जाएंगे, दोनों का सम्मिलन लेने जाएंगे, तो आप यहां पर ए का ए डैश के साथ सम्मिलन लेने जा रहे हैं। ये ए था, तो अगर ये ए था तो ए पहले कलर ऐसा था और ये पूरा का पूरा ए का डैश। तो क्या इन दोनों के सम्मिलन से ये जो अपने पास आयत बना है बाहर की साइड, ये वाला, क्या ये पूरा का पूरा कलर हो चुका है? बिल्कुल। तो पूरा का पूरा यू बन चुका है। इसका मतलब ए का अगर हम ए के डैश के साथ ए के पूरक के साथ सम्मिलन लेंगे तो वो यू बन जाएगा। तो हमने ऐसा सूत्र पढ़ा भी था कि ए का सम्मिलन ए डैश के साथ यू बन जाता है। अगर यहां सर्वनिष्ठ लिया जाता, चलिए, पर अगर यह सही है तो मैं कह सकता हूं कि यहां पर हमारा विकल्प नंबर ख सही है। बिल्कुल सही। देखते हैं विकल्प नंबर ख सही है या नहीं है। बिल्कुल करेक्ट है विकल्प नंबर ख। अब देखिए, अगर हम यहां पर इन दोनों का सर्वनिष्ठ लेते, अगर मैं ए का ए के पूरक के साथ सर्वनिष्ठ लेता, तो इन दोनों में कौन सा क्षेत्र कॉमन है? अब जो इसमें है वो इसमें नहीं है, जो इसमें है वो इसमें नहीं है, मतलब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो इसे आप रिक्त समुच्चय कह सकते हैं। यह चीज भी आप लोगों को नोट कर लेनी चाहिए। ए का सम्मिलन ए के पूरक के साथ सार्वत्रिक समुच्चय होता है और ए का सम्मिलन या ए का सर्वनिष्ठ ए के पूरक के साथ रिक्त समुच्चय होता है। यू का मतलब सार्वत्रिक समुच्चय। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, यदि ए कॉमा बी कोई दो समुच्चय है, तब ए यूनियन बी का डैश क्या होगा? ए यूनियन बी का डैश मतलब ए सम्मिलन बी का डैश। हमने डी मॉर्गन के कुछ नियम पढ़े थे। पहला नियम तो यही था कि अगर ए सम्मिलन बी का डैश हो तो वो ए का डैश बी का डैश का सर्वनिष्ठ होता है।
इन्हें हम डी मॉर्गन्स के नियम कहते हैं। और अगर ए सर्वनिष्ठ बी का डैश हो तब मैं यहां पर सम्मिलन ले लेता हूं, ए डैश सम्मिलन बी डैश। इन्हें आप डी मॉर्गन्स लॉ कह सकते हैं के नियम। तो हमसे पहला नियम पूछा हुआ है कि ए का डैश यूनियन बी या ए यूनियन बी का डैश किसके बराबर होगा, तो वो विकल्प नंबर ख के बराबर ए का डैश सर्वनिष्ठ बी का डैश। चेक करते हैं विकल्प नंबर ख सही है कि नहीं, बिल्कुल सही है। तो हमारा विकल्प नंबर ख भी सही है। चलिए 2 सवाल हमारे सही हो चुके हैं। तीसरा सवाल, यदि ए तथा बी कोई 2 समुच्चय है तो यहां पर फिर से डी मॉर्गन का नियम लग गया। डी मॉर्गन का नियम कि ए तथा बी का जो सर्वनिष्ठ है वो ए का डैश सम्मिलन बी का डैश। तो यहां से विकल्प नंबर ख फिर से सही हो जाएगा, ए डैश यूनियन बी डैश, बिल्कुल करेक्ट है। तो तीनों सवालों का विकल्प नंबर ख सही है। तो क्या आने वाले जितने भी सवाल है सबके विकल्प नंबर ख सही है? हो सकता है, पता नहीं भी हो सकता है। ऐसे तुक्का नहीं लगा सकते ना, मतलब तुक्का लगा सकते हैं लेकिन बहुविकल्पिक सवालों में थोड़ा सोच समझ के जवाब देना होता है। चलिए, माना u 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एक समुच्चय है, a 1 2 3 या 1 2 5 b 6 7, तब a सर्वनिष्ठ b डैश किसके बराबर है? क्या वो b डैश के बराबर है, क्या वो a के बराबर है, क्या वो a डैश, क्या वो b के बराबर है? आप चाहें तो कमेंट के माध्यम से फटाफट जवाब बता सकते हैं। मैं करूं उसके पहले जवाब आ जाना चाहिए। U का मतलब है U एक सार्वत्रिक समुच्चय है, A तथा B U से निकले हुए हैं। आप देख सकते हैं A U के अंदर बैठा हुआ है, B U के अंदर बैठा हुआ है। आपको निकालने हैं A और B के डैश का सर्वनिष्ठ, A सर्वनिष्ठ B डैश, है ना, हमें ये निकालना है। तो इसके लिए मुझे B डैश चाहिए। क्या चाहिए? B डैश। अब B डैश कैसे मिलेगा? तो U के अवयवों में से अगर B के अवयव को गायब कर दिया जाए तो B डैश मिलता है। हम इसी तरह से किसी भी समुच्चय का पूरक निकालते हैं। B डैश का मतलब B का पूरक, B का पूरक मतलब जो U का समुच्चय है या जो समुच्चय U है इसमें से B के अवयव गायब कर दो। तो अगर मैं पहले B डैश निकालने की कोशिश करता हूं तो U में से B के अवयव गायब कर दो। तो B के अवयव 6 7 है, तो U में से 6 7 घटा दो या 6 7 हटा दो, तो 1 बच जाएगा, 2 बच जाएगा, 3 बच जाएगा, 4 5 8 9 और 10, ये B डैश है। ठीक है, A क्या दिया हुआ है? A दिया हुआ है 1 2 और 5। अब अगर आपको इन दोनों का सर्वनिष्ठ निकालना है, किसका? A का B डैश के साथ सर्वनिष्ठ। तो A का B डैश के साथ सर्वनिष्ठ यह कहता है कि वो सारे अवयव जो दोनों के अंदर उपस्थित हो, वो सारे अवयव जो दोनों के अंदर उपस्थित हो, जो B डैश के अंदर भी हो और A के अंदर भी हो। तो A के अंदर 1 है, 2 है, 2 है, 5 है, 5 है, मतलब 1 2 और 5 दोनों के अंदर उपस्थित है। अगर 1 2 तथा 5 दोनों में उपस्थित है तो 1 2 तथा 5 किसके बराबर हुआ? अब यहां तो ऐसा ऑप्शन दिया नहीं है, पर 1 2 तथा 5 तो समुच्चय A के बराबर है, तो ये समुच्चय A के बराबर है। तो अगर ये समुच्चय A के बराबर है तो यहां पर फिर से विकल्प नंबर ख सही होता हुआ। चलिए, सही है यार, चारों सवालों के जवाब ख विकल्प आ रहे हैं, देख लो। चलिए, यदि A तथा B 2 समुच्चय है जहां A का सम्मिलन B के सम्मिलन के बराबर है और A का सर्वनिष्ठ B के सर्वनिष्ठ के बराबर है, या A और B का सम्मिलन A तथा B के सर्वनिष्ठ के बराबर है, A तथा B का यूनियन A तथा B के इंटरसेक्शन के बराबर है। सवाल में यह दिया है, तब क्या A B का उपसमुच्चय होगा? क्या B A का उपसमुच्चय होगा? मतलब क्या A B के अंदर उपस्थित होगा या B A के अंदर उपस्थित होगा, या दोनों बराबर होंगे, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, अगर हम वेन आरेख बनाने की तरफ देखें, A का B के साथ सम्मिलन, मुझे आप लोगों से मेरे हल करने के पहले इसका जवाब चाहिए कमेंट में।
तो ए बी का यूनियन मतलब ऐसा एक सम्मिलन है, ऐसा एक समुच्चय है ए तथा बी, इन दोनों का जो यूनियन है वो ऐसे हो जाएगा, ऐसे कुछ। ये ए यूनियन बी है। अगर यही कहीं ए सर्वनिष्ठ बी निकाला जाता, ए सर्वनिष्ठ बी, तो ए सर्वनिष्ठ बी कैसा होता? ए सर्वनिष्ठ बी ऐसा होता, ए तथा बी के अंदर वो सारे अवयव जो दोनों में कॉमन हो, ये ए सर्वनिष्ठ बी है। अब वो क्षेत्र, अब आपको बोला जा रहा है कि ये दोनों क्षेत्र बराबर है, ऐसा संभव है क्या? देखो, क्या ऐसा संभव है क्या कि ए सर्वनिष्ठ बी हो जाए, ए तथा बी दोनों बराबर हो जाए? मतलब ये दोनों बराबर कैसे हो सकते हैं सर? क्या ये दोनों बराबर दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे। अब ये दोनों बराबर तब हो सकते हैं ना, ध्यान से सुनना, ये दोनों तब बराबर हो सकते हैं जब ए को बी के ऊपर रख दिया जाए। मतलब ऐसा बन जाए कि ए और बी दोनों एक ही चीज हो जाए। अगर ये ए है तो इसके ऊपर ही बी है, तो इस केस में सम्मिलन सर्वनिष्ठ बराबर होगा। अगर आप विकल्प नंबर 1 को चेक करते हैं, अगर मैं विकल्प वाइज जाऊं तो क विकल्प का अगर हम वेन आरेख बनाएंगे तो क विकल्प का मतलब है कि ए बी के अंदर उपस्थित है, मतलब ए बी का उपसमुच्चय है, ये ए बी का उपसमुच्चय है। तो अगर ये ए है और ये बी है, तो आपको अगर यहां ए सम्मिलन बी का वेन आरेख बनाने का बोले तो वो क्षेत्र जो ए अथवा बी दोनों में से किसी एक में है, कलर कर दो, तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो ए अथवा बी में है वो आ जाएगा, मतलब पूरा का पूरा बी कलर हो जाएगा। और यहीं पर अगर मैं ए सर्वनिष्ठ बी निकालने का बोलूंगा, ये बी है और बी के अंदर ए बैठा हुआ है, विकल्प नंबर क के बारे में ही बात कर रहे हैं अपन। अगर अपन ए सर्वनिष्ठ बी निकालेंगे तो इतना इतना जो क्षेत्र है सिर्फ वो आएगा। क्या ये दोनों क्षेत्र बराबर है? नहीं। कब? जब ए बी का उपसमुच्चय है। मतलब अगर ए बी का उपसमुच्चय है तो ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। उसी तरह जब बी ए का उपसमुच्चय होगा तब भी बराबर नहीं हो सकते। इसका मतलब है कि ये तभी बराबर हो सकते हैं जब ए के ऊपर बी को रख दिया जाए। जब ए के ऊपर बी को इस तरह से रखे कि बी ए को पूरी तरह ढक दे और ए बी को पूरी तरह ढक दे, तब दोनों के अंदर का जो कॉमन क्षेत्र है वो यही बनेगा, जो कि ए सम्मिलन बी होगा और ए सर्वनिष्ठ बी भी होगा। तो ए सम्मिलन बी ए सर्वनिष्ठ बी के बराबर तभी आ सकता है। इसको आप नोट भी कर सकते हैं कि यदि ए सम्मिलन बी ए सर्वनिष्ठ बी के बराबर है तब ए बी के बराबर है, ऐसा कुछ। विकल्प नंबर ग सही होना चाहिए। नोट कर सकते हैं इस चीज को, काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब काम देगी आपको बहुत सी जगह पर। विकल्प नंबर ग सही होना चाहिए और ग ऑप्शन नंबर 3 सही है। चलिए, एक चेन टूटी जहां हमारे विकल्प ख ख ख सही हो रहे थे। बहुत सारे लोगों ने तो उसी चीज को याद रख के यहां पर लगा भी दिया होगा ख को सही, है ना, पर वो गलत था। तुक्का मारना कला है। ओके, माना समुच्चय ए तथा बी समष्टि समुच्चय में हो, समष्टि समुच्चय मतलब सार्वत्रिक समुच्चय, तथा ए माइनस, तो ए माइनस बी किसके बराबर है? ए तथा बी एक किसी समुच्चय के अंदर है, तब ए माइनस बी किसके बराबर है? ए माइनस बी का मतलब क्या है? अपन एक फोटो बनाते हैं, वेन आरेख बना के देखते हैं। ऐसा कुछ, ये ए है, समष्टि समुच्चय का मतलब सार्वत्रिक समुच्चय ना, ये बी है। ए माइनस बी का मतलब मैंने आपको बताया था, ए माइनस बी का मतलब क्या है? ए माइनस बी का मतलब है, जैसे ये पूरा का पूरा ए है, मान लो ये ए है और ये बी है, तो ए माइनस बी बनाने के लिए आप ए में से वो चीज हटा दो जो बी के अंदर भी है। ए में से वो चीज हटा दो मतलब ये पूरा का पूरा ए है, इसमें से ये वाली जो चीज है, ये वाला जो भाग है वो बी के अंदर भी उपस्थित है। तो अगर ऐसा है तो ए में से वो वाला भाग हटा दो जो बी के अंदर है, तो ये वाला जो भाग बचता है वो ए माइनस बी होता है। इसे लिखते हैं अपन ए माइनस बी, और इसे ए माइनस बी के साथ केवल ए भी पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? केवल ए। अब केवल ए का मतलब वो अवयव जो सिर्फ ए में है। देखिए, ये जो ए पूरा का पूरा है उसमें ये जो पार्ट है वो ए तथा बी दोनों में है, तो ये जो पार्ट है जिसमें बी का कोई इंटरेक्शन नहीं है
वो भाग सिर्फ और सिर्फ ए में है। इसी तरह ये जो भाग है इसको केवल बी पढ़ा जाता है। खैर आपको ए माइनस बी निकालना है, ठीक है। अब 4 विकल्प हैं। सबसे पहले ए का सर्वनिष्ठ बी डैश के साथ, ठीक है। तो 1 बाय 1 अपन बात कर लेते हैं। विकल्प नंबर क, विकल्प नंबर ख, सारे विकल्पों की बात करनी पड़ेगी। क विकल्प क्या कहता है वो देख लेते हैं। ए का सर्वनिष्ठ बी डैश के साथ, तो ए तो ऐसा है, ये रहा, ठीक है, और ये बी डैश है। मतलब ए बनाते हैं सबसे पहले, तो हमने बनाया ए समुच्चय। ए समुच्चय का मतलब ऐसा समुच्चय, ये ए है। बी डैश का मतलब वो क्षेत्र जो बी में नहीं है। बी डैश का मतलब वो क्षेत्र जो बी में नहीं है। जो बी में नहीं है मतलब बी के गोले को छोड़कर, तो ये बी डैश है। दोनों को एक साथ बना दिया अपन ने। चलो आप लोगों को हो सकता है दिखने में शायद थोड़ी समस्या हो जाए, तो मैं यहां पर बी डैश को थोड़ी देर के लिए हटा देता हूं, फिर से बना लेते हैं अपन इसे। सबसे पहले ए समुच्चय हमें दिखा, ए समुच्चय ऐसा है, ये ए समुच्चय है जिसे मैंने ब्लैक कलर से देखा। दूसरा मैं बी डैश के बारे में बात करता हूं। बी डैश क्या है, तो ये ए है, ये बी है, तो ये ए और ये बी डैश। बी डैश मतलब वो क्षेत्र जो बी के अंदर नहीं है। जैसे अगर ये बी था ना, तो सार्वत्रिक समुच्चय का वो भाग जो बी के अंदर नहीं है, तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र आप छोड़ सकते हैं। अब इन दोनों का सर्वनिष्ठ ले लो। दोनों का सर्वनिष्ठ मतलब वो क्षेत्र जो दोनों में कॉमन है। तो देखिए ए के अंदर तो सिर्फ यही गोला है, बी के अंदर अगर इस गोले के अंदर देखोगे तो ये भाग बी और ए दोनों में कॉमन है। अगर ये भाग बी और ए दोनों में कॉमन है, तब अगर इन दोनों का भाग या इन दोनों का सर्वनिष्ठ लिया जाएगा तो दोनों का सर्वनिष्ठ में सिर्फ ए का इतना इतना भाग आएगा, और इसे मैं कह सकता हूं कि ये ए सर्वनिष्ठ बी डैश है। क्या ए सर्वनिष्ठ बी ए माइनस बी के बराबर दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, मतलब क विकल्प सही है। क वाला जो विकल्प है वो सही है, और यही हमारा सही जवाब है। ग वाला तो वैसे ही नहीं हो सकता था, क्योंकि ये वाला जो भाग है वो ए सर्वनिष्ठ बी होता है और वो ये लाल भाग के बराबर नहीं हो सकता। तो विकल्प नंबर क यहां पर सही है। पहले ही विकल्प में चेक करते समय हमें पता चल गया, और क विकल्प वैसे भी सही आया। छठवां सवाल भी समाप्त। गुड है। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए अगला सवाल है, माना दो समुच्चय ए तथा बी विसंगित समुच्चय होंगे। विसंगित मतलब दोनों के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है। विसंगित का मतलब क्या होता है? डिसजॉइंट। अंग्रेजी में इनके लिए शब्द प्रयोग होता है डिसजॉइंट, जो जॉइंट नहीं होते कभी भी, ठीक है। तो अगर डिसजॉइंट का शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, इसका मतलब अगर ये ए है तो ये बी है, कहीं भी हो लेकिन आपस में दोनों ना टकराए। तो इन दोनों समुच्चयों का अगर आपस में कुछ भी, मैं दूसरे शब्द का प्रयोग करूं तो बोलूंगा आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है तो ए का बी के साथ जो सर्वनिष्ठ है वो एक रिक्त समुच्चय होना चाहिए। ए का बी के साथ सर्वनिष्ठ जो है वो रिक्त समुच्चय होना चाहिए। तो यहां पर जब मतलब ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन हो जाती है, परिभाषा हो जाती है दो विसंगित समुच्चयों की, कि यदि दो समुच्चय ए तथा बी विसंगित है तब ए सर्वनिष्ठ बी रिक्त समुच्चय होगा। विकल्प नंबर ग सही है। आइए देखते हैं। बिल्कुल। अब विकल्प नंबर क को लेके भी आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूं इसके माध्यम से। मान लीजिए ए नाम का एक समुच्चय जिसके अंदर 1 और 2 नाम के अवयव हैं, और बी नाम का एक समुच्चय जिसके अंदर 6 और 10 नाम के अवयव हैं। अब आप दोनों में देखो, अगर आपने ए का बी के साथ सर्वनिष्ठ लिया तो ए का बी के साथ सर्वनिष्ठ कुछ भी नहीं है, रिक्त समुच्चय है ना, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। लेकिन ए का बी के साथ सम्मिलन लेने पर ए और बी का सम्मिलन क्या कहता है? सम्मिलन ये कहता है कि वो अवयव जो दोनों में से किसी एक में भी है लिख दो। तो 1 2 6 10। तो यदि दो समुच्चय विसंगित है, इसका मतलब यह नहीं है कि उनका सम्मिलन रिक्त समुच्चय हो, सर्वनिष्ठ तो होगा। ये तो डेफिनेशन भाई साहब लिख सकते हो।
चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा रिक्त समुच्चय है? निम्न में से कौन सा रिक्त समुच्चय है? विकल्प नंबर क। सबको लग रहा है रिक्त समुच्चय है ना? नहीं, रिक्त समुच्चय का मतलब है उसके अंदर कोई अवयव नहीं होना। ऐसा समुच्चय जिसके अंदर अवयवों की संख्या शून्य हो, अवयव शून्य ना हो, अवयवों की संख्या शून्य हो। विकल्प नंबर क में जो समुच्चय है उसके अंदर एक अवयव है, वो अवयव भले ही शून्य है लेकिन अवयव एक तो है। तो विकल्प नंबर क वाला जो अवयव है ना, इसके अंदर एक अवयव है जिसका नाम शून्य है, इसीलिए ये रिक्त समुच्चय नहीं है। रिक्त समुच्चय के अंदर ये शून्य नाम का अवयव नहीं होना चाहिए। ऐसे समुच्चय को जिसके अंदर एक अवयव होता है एकल समुच्चय कहलाते हैं। दूसरा समुच्चय विकल्प नंबर ख कह रहा है कि एक ऐसा x जहां पर x या तो 0 से बड़ा हो या फिर x 0 से छोटा हो। अब इस या शब्द की महिमा पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। या शब्द की महिमा है या तो ये हो जाए अकेला चलेगा, या तो ये हो जाए अकेला चलेगा। मतलब x या तो 0 से बड़ा हो या 0 से छोटा हो, दोनों में से कोई एक भी हो गया। जैसे मान लो 5 0 से बड़ा है, इस समुच्चय का अवयव है। 10 0 से बड़ा है, इस समुच्चय का अवयव है। -3 0 से छोटा है, इस समुच्चय का अवयव है। तो या शब्द का मतलब है चाहे वो चीज यहां हो जाए या यहां हो जाए चलेगा। तो इसके अंदर तो ऐसे बहुत सारे नंबर होंगे, दुनिया के सारे नंबर जितनों को आप जानते हो 0 को छोड़कर, या तो वो नंबर 0 से बड़ा होगा या वो 0 से छोटा होगा। मतलब यहां तो अनंत अवयव होंगे, है ना? अनंत अवयव क्यों होंगे? क्योंकि इस समुच्चय के अंदर अनंत अवयव है, सिर्फ 0 को छोड़ के बाकी सब तो इसके अंदर समाया हुआ है। तो ऐसे समुच्चय को हम अपरिमित समुच्चय कहते हैं। याद है ना? अपरिमित मतलब जिसके अंदर अवयवों की संख्या गिनना संभव नहीं हो। ठीक है, अब इस या शब्द पर थोड़ी सी बात मैं और करूंगा। अगर यहां ग विकल्प के बारे में बात करें तो ग विकल्प का मतलब है x का वर्ग, या पहले तो x नाम का एक अवयव है, उस x नाम के अवयव में x का वर्ग किया तो 4 आया, और का मतलब है या, है ना? ये अंग्रेजी में और लिखा जाए या लिखा जाए, या को अंग्रेजी में और भी लिखते हैं, और यहां पर और लिखा हुआ है, और मतलब x बराबर 3, है ना? ये मतलब आप ऐसा, अगर आप हिंदी माध्यम में भी हैं तो ये 2-4 शब्द तो आपको अंग्रेजी में भी चलेंगे। और का मतलब या का मतलब अथवा। अब परीक्षा में अगर अपने को प्रश्न दिया गया है ना, कि प्रश्न नंबर 16 है, प्रश्न दे दिया ऐसा के निम्नलिखित समुच्चयों का सर्वनिष्ठ ज्ञात कीजिए, अथवा लिखा रहता है नीचे, एक और सवाल दे दिया, तो आप दोनों में से कोई एक करते हो तो भी आपको नंबर मिलते हैं ना। तो अथवा का मतलब वही है, या का मतलब भी वही है कि दोनों में से कोई एक कंडीशन हो जाए, काम हो जाएगा। अब अगर हिंदी में लिखा जाए और या एवं, तो अंग्रेजी शब्द उसके लिए एंड का प्रयोग होता है। और आप लोगों ने, चूंकि कुछ बच्चों ने कक्षा 10वीं में, कुछ 11वीं में एंड गेट और गेट पढ़े होंगे भौतिकी में, तो वो एंड और यहीं से निकलते हैं। और का मतलब दोनों में से किसी एक में भी आउटपुट आएगा तो वो आउटपुट आ जाएगा। एंड का मतलब दोनों में आउटपुट आना चाहिए, तो एंड का मतलब और का मतलब एवं का मतलब अगर 2 कंडीशन है तो दोनों सही होगी तभी बात बनेगी। बात करते हैं इस पे। पर x का वर्ग अगर 4 है तो कितनी संख्याओं का वर्ग 4 हो सकता है? तो सर एक 2 और एक -2, साथ में x बराबर 3 भी बोला हुआ है, तो ये एक समुच्चय है। x का वर्ग 4, यहां और है ना, और का मतलब या तो ये हो जाए, या तो x का वर्ग 4 हो जाए, या x बराबर 3 हो जाए। तो इस कंडीशन में इसे परिमित समुच्चय कहा जाएगा। सवाल बहुत अच्छा है। अब घ विकल्प के बारे में बात करते हैं। घ विकल्प क्या कह रहा है कि एक x है, और ये जो x है यहां x का वर्ग प्लस 1 शून्य है, जहां x एक प्राकृत संख्या, एक वास्तविक संख्या है।
और चूंकि मैंने आपको बताया कि किसी भी वास्तविक संख्या में, किसी भी वास्तविक संख्या का अगर वर्ग किया जाएगा तो वो सदैव अऋणात्मक होगा, मतलब वो कभी शून्य से छोटा नहीं होगा। अगर आप दोनों साइड एक जोड़ दें तो ये चीज एक से बड़ी होगी, एक से बड़ी होगी, मतलब इसका जो किसी भी वास्तविक संख्या का वर्ग जो है उसमें एक जोड़ने पर कभी शून्य नहीं आता, मतलब ऐसा कोई x है ही नहीं। अगर ऐसा कोई x नहीं है तो ये जो समुच्चय बनेगा, इस समुच्चय के अंदर कोई अवयव नहीं है, और ऐसे समुच्चय को ही हम रिक्त समुच्चय कहते हैं। क्या कहते हैं? रिक्त समुच्चय। और हमें यही बताना था। चलिए, तो विकल्प नंबर घ सही है, क, ख और ग को छोड़कर बिल्कुल करेक्ट है विकल्प नंबर घ। अच्छा, मैंने आपसे कहा था कि थोड़ी सी अपन इस पे बातें और करेंगे। ग विकल्प को या ग विकल्प को ध्यान से देखिए, ठीक है। ख विकल्प के बारे में या ग विकल्प के बारे में, दोनों में से किसी एक में बात कर ले। अपन ख के बारे में बात कर लेते हैं। x का जो वर्ग है वो, या x जो है वो धनात्मक है। यदि मैं इसको एक स्पेशल नया समुच्चय बनाता और यहां पर एवं शब्द का प्रयोग कर लेता, तो इसका मतलब होता है एक ऐसा x जो 0 से बड़ा भी है, साथ ही साथ 0 से छोटा भी है। कोई ऐसा एक x है क्या जो 0 से भी बड़ा है और 0 से छोटा है? नहीं है। तब जाकर ये रिक्त समुच्चय बनता। लेकिन सवाल में यहां पर या था, एवं नहीं था, इसीलिए रिक्त समुच्चय नहीं बनेगा। चलिए, तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं यार। अगला सवाल बड़ा प्यारा हो सकता है। यदि a b के अंदर जाकर बैठा है, मतलब a b का एक उपसमुच्चय है, तो सबसे पहले आप वेन आरेख समझिए। उसके बाद आपको पूछा है कि a सर्वनिष्ठ b क्या होगा, तो वो तो अपन देखेंगे बाद में। 4 विकल्प है, a b a डैश b डैश। तो यदि, यहां पर ध्यान रख लेना, यदि a b का उपसमुच्चय है तब ये अगर b होगा तो इस b के अंदर कहीं ना कहीं a बैठा होगा। उपसमुच्चय का मतलब यही कि b समुच्चय के अवयवों से बनाए जाने वाले समुच्चय उपसमुच्चय होते हैं। तो b समुच्चय के अवयवों से बना, मतलब a जो है वो b से बना, इसीलिए b के अंदर बैठा हुआ है। अब अगर इन दोनों का सर्वनिष्ठ लोगे तो वो क्षेत्र जो दोनों के अंदर कॉमन है, अगर ये b है और ये a है, तो आप बताइए वो क्षेत्र जो दोनों के अंदर कॉमन है, तो इसके बाहर का क्षेत्र तो दोनों में नहीं है। ये वाला जो क्षेत्र है वो सिर्फ b में है किंतु a में नहीं है। ये वाला जो क्षेत्र है वो b में है पर a में नहीं, a में नहीं। देख लो, ये वाला जो क्षेत्र है वो b में है पर a में नहीं है। ये वाला जो क्षेत्र है वो a और b दोनों में है, इसीलिए ये वाले क्षेत्र को a सर्वनिष्ठ b कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है? a सर्वनिष्ठ b। तो यहां पर a सर्वनिष्ठ b इस केस में a के बराबर ही हो चुका है। देख लो, a के बराबर ही है। तो a सर्वनिष्ठ b इस केस में किसके बराबर है? a के बराबर, मतलब क वाला विकल्प सही है। और अगर क वाला विकल्प सही है तो अपना टिक भी सही है, एकदम क विकल्प, बिना किसी परेशानी के। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है उसे देखते हैं। यदि a तथा b कोई दो समुच्चय है तब a यूनियन a इंटरसेक्शन b क्या होगा? a सम्मिलन a सर्वनिष्ठ b। तो देखो यार, आपको जाना है यहां तक, a यूनियन a इंटरसेक्शन b। तो इस तक जाने के लिए सबसे पहले आप a इंटरसेक्शन b बना लीजिए। a इंटरसेक्शन b का मतलब है अगर ये a है और ये b है ना, तो a इंटरसेक्शन b a और b के अंदर रहेगा ऐसा। 4 विकल्प है, a b और a डैश b डैश, जो पुराने सवाल में भी थे। a इंटरसेक्शन b ऐसा है, इतना भाग आपने बना लिया। अब a इंटरसेक्शन b का सम्मिलन किसके साथ लेना है? a के साथ। a का मतलब ये वाला समुच्चय। a का मतलब क्या? a का मतलब पूरा का पूरा ये गोला।
अब अगर आप इन दोनों का सम्मिलन लेना चाहते हैं तो मुझे ध्यान से बताओ, ये ए सम्मिलन, ए इंटरसेक्शन बी के बारे में हम बात करेंगे, और ये ए होगा, ये बी होगा। इन दोनों में जो भी क्षेत्र कलर है उसको कर दो। तो मान लो आप पहले ये कर देते हो, ए सर्वनिष्ठ बी, है ना, दोनों में, मतलब दोनों में से किसी एक में है उसको कर सकते हैं। यहां यूनियन शब्द का प्रयोग कर रहे हैं ना, इसीलिए दोनों में से किसी एक में भी कलर होगा तो कर दिया। उसके बाद इसको कलर कर दो, इसको मतलब पूरे के पूरे ए समुच्चय को कलर कर दो। तो वास्तव में ये तो ए समुच्चय ही बन गया, है ना। ए समुच्चय के अलावा कुछ और बना क्या? बिल्कुल नहीं बना। तो ये क्या बन चुका है? ए समुच्चय। तो ठीक है, ये तो ए समुच्चय के बराबर ही है। तो हमारा जो आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? फिर से विकल्प नंबर क होना चाहिए। क विकल्प यहां पर है। क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आ चुकी है? अगर आ चुकी है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, यदि समुच्चय ए तथा बी विसंगित समुच्चय हो तब ए सम्मिलन बी के अंदर अवयवों की संख्या कितनी होगी? तो ये बड़ा प्यारा सवाल है। आपको एक छोटा सा सूत्र में बता देता हूं। सूत्र होता है कि ए सम्मिलन बी के अंदर के अवयवों की संख्या बराबर ए के अंदर के अवयवों की संख्या प्लस बी के अंदर के अवयवों की संख्या माइनस ए सर्वनिष्ठ बी के अवयवों की संख्या, यह होता है। अब अगर ए तथा बी विसंगित समुच्चय है ना, इसे अपन समीकरण 1 बोल देते हैं। अब चूंकि ए तथा बी विसंगित है, ए बी विसंगित है, विसंगित मतलब दोनों के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है, तब मैं कह सकता हूं कि ए सर्वनिष्ठ बी जो है वो रिक्त समुच्चय है। वास्तव में ए सर्वनिष्ठ बी क्या है? रिक्त समुच्चय है। अब अगर ए सर्वनिष्ठ बी रिक्त समुच्चय है, इसीलिए ए सर्वनिष्ठ बी के अंदर अवयवों की संख्या कितनी होगी? 0 होगी। अगर कोई समुच्चय रिक्त है तो उसके अंदर कितने अवयव? 0 अवयव। तो वो यहां जाके रख दो। तो क्या मिल जाएगा आपको? चूंकि ए तथा बी विसंगित समुच्चय है तो ए सर्वनिष्ठ बी के अवयव या ए सम्मिलन बी के अवयवों की संख्या ए के अवयवों की संख्या प्लस बी के अवयवों की संख्या -0। -0 मतलब कोई मतलब नहीं है लिखने से, तो यहां पर विकल्प नंबर के सही होता है। विकल्प नंबर के सही होता है। चलिए, तो क्या के नहीं, विकल्प नंबर क। तो विकल्प नंबर क बिल्कुल सही है, करेक्ट है। अपन बिल्कुल बिल्कुल मस्त तरीके से सवाल को हल कर रहे हैं। चलिए यार, तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है उसके बारे में बात करेंगे। अगला सवाल है, यदि ए तथा बी ऐसे ऐसे दो समुच्चय तब ए तथा बी के कार्तीय गुणन में कितने अवयव होंगे? देखिए, कार्तीय गुणन में कुछ नहीं करना होता। ए के अंदर जितने अवयव हैं, एक छोटा सा सूत्र होता है। ए तथा बी का कार्तीय गुणन के अंदर अवयव बराबर ए के अंदर कार्तीय गुण, ए के कार्तीय गुणन में अवयव गुणा बी के कार्तीय गुणन में अवयव। तो ए के कार्तीय गुणन में ए के अंदर 3 अवयव, बी के अंदर भी 3 अवयव, टोटल मिलाकर 9 अवयव। तो यहां पर विकल्प नंबर ख होना चाहिए। ख करेक्ट है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, बिल्कुल सही है। चलिए, अच्छा, कुछ बच्चों के बोर्ड में कार्तीय गुणन समुच्चय अध्याय में होता है, कुछ में संबंध और फलन में होता है, तो कोई चिंता की बात यहां पर नहीं है। संबंध और फलन में जिनने नहीं पढ़ा वो संबंध फलन में पढ़ लेंगे। अगला सवाल, माना दो समुच्चय ए तथा बी इस प्रकार है कि ए के अंदर अवयवों की संख्या 70, बी के अंदर अवयवों की संख्या 60 तथा ए सम्मिलन बी के अंदर के अवयवों की संख्या 110 है, तब ए सर्वनिष्ठ बी के अंदर अवयवों की संख्या कितनी होनी चाहिए? हमने एक छोटा सा सूत्र पढ़ा था कि ए सम्मिलन बी के अंदर अवयवों की संख्या बराबर ए के अंदर अवयवों की संख्या प्लस बी के अंदर अवयवों की संख्या माइनस ए सर्वनिष्ठ बी के अवयवों की संख्या। ये सूत्र है, याद है? ए सर्वनिष्ठ या ए सम्मिलन बी के अंदर के अवयवों की संख्या 70 प्लस 60 माइनस ए सर्वनिष्ठ बी, ऐसा कुछ।
है ना, ए के अंदर 70, बी के अंदर 60। तो 110 बराबर 130 माइनस ए सर्वनिष्ठ बी। तो ए सर्वनिष्ठ बी को यहां रख दो और 130 माइनस 110, तो इसके अंदर के अव्यय हुए 20। तो विकल्प नंबर ख फिर से सही होना चाहिए। तो क्या विकल्प नंबर ख सही है? हाँ सही है। चलो ठीक है, मजा आया। मतलब अभी तक अपने सारे सवाल सही हो रहे हैं। सर आपके तो सही होंगे, आपका तो सही होना चाहिए, हमारा भी हो जाएगा। कैसे? पढ़ने से। तो अगला सवाल, सवाल नंबर 14, दिए गए समुच्चय में से कौन सा समुच्चय इस समुच्चय का उपसमुच्चय है? अब पहले ये समुच्चय निकालो, उसके बाद उसका उपसमुच्चय निकालो। तो ये समुच्चय है x का वर्ग बराबर 3 और का मतलब हिंदी में या x बराबर 3, x का वर्ग बराबर 9 और x बराबर 3। अब कौन कौन सी संख्या जिनका वर्ग 3 होता है? तो 3 और -3 या 3। अब देखो 3 -3 यहां आ गया, तो इस 3 को लिखने का कोई मतलब नहीं है। जब 3 और -3 यहां आ चुका है ना, x का वर्ग बराबर 9 की वजह से किस किस संख्याओं का वर्ग 9 होता है? 3 और -3, दोनों अपन ने लिख दी। फिर इसे लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 3 तो वैसे ही आ गया। हम समुच्चय में किसी अवयव को 2 बार लिखेंगे क्या? नहीं लिखेंगे। तो ये हमारा समुच्चय है। अब इस समुच्चय का उपसमुच्चय क्या हो सकता है? तो इस समुच्चय का उपसमुच्चय 1 2 3 4 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 इस समुच्चय के अंदर है ही नहीं। 3 है, 4 नहीं है, 1 नहीं है, 2 नहीं है। 1 यहां पे नहीं है, 0 यहां पे नहीं है, घ वाला रिक्त समुच्चय है, और प्रत्येक समुच्चय का रिक्त समुच्चय एक उपसमुच्चय होता है। इसीलिए मैं कह सकता हूं कि यहां पर इस समुच्चय का जो उपसमुच्चय होगा उसमें रिक्त समुच्चय होगा। तो इसीलिए विकल्प नंबर घ सही होना चाहिए, और वो सही भी है। अच्छा, इसके उपसमुच्चय लिखने का बोलेंगे तो कितने आएंगे? इसमें और भी सवाल हो सकते हैं कि कितने उपसमुच्चयों की संख्या होगी। तो इस समुच्चय के अंदर 2 अवयव हैं, तो 2 की घात 2 मतलब 4 उपसमुच्चय होंगे। कौन कौन से? तो पहला तो रिक्त समुच्चय, दूसरा ये समुच्चय खुद, उसके बाद एक एक अवयवों को लिख दो, 3 और -3, हो गए 4 समुच्चय। ये चारों के चारों इसके उपसमुच्चय हैं। इसके अलावा कुछ और लिख नहीं सकते। बस इतनी सी है ये बात। आगे बढ़ते हैं फिर अपन। यदि x बराबर 1/y, जहां y एक प्राकृत संख्या है, तब q नाम का एक समुच्चय है। पहले सवाल को समझते हैं। q नाम का एक समुच्चय है, तब 0 q के अंदर होगा, 1 q का अवयव होगा, 2 q का अवयव होगा, या 2/3 q का अवयव होगा। तो देखिए q समुच्चय के अंदर x नाम का एक अवयव है, और ये x 1/y है, जहां पर y एक प्राकृत संख्या है। तब q के अंदर कौन कौन से अवयव होंगे? आपसे यह पूछा है कि q के अवयव में क्या 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। तो चूंकि अपन y के मान लिखते हैं, क्या क्या आ सकते हैं? तो y का मान सर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4, ऐसे लेकर अनंत तक मान आ सकते हैं। तो x कितना होगा? x होगा, मतलब x जो होंगे वो क्या होंगे? y को 1/y कर दो, 1 को 1/1 तो 1, 2 को 1/2, 3 को 1/3, 4 को 1/4, ऐसे लेकर डॉट 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 डॉट। इसका और x जो है वो q समुच्चय के अवयव है, मतलब ये पूरा का पूरा समुच्चय किसके बराबर है? q के बराबर है। तो q के अंदर 1 है, 1/2 है, 1/3 है, 1/4 है। तो q के अवयवों में कौन सा अवयव यहां लिखा है? क्या q के अंदर 0 है? नहीं है। q के अंदर 2 है? नहीं है। q के अंदर 2/3 है? नहीं है। q के अंदर 1 है, जो कि विकल्प नंबर ख में लिखा है, तो वो सही होना चाहिए। क्या सही है? बिल्कुल सही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मजा आ गया। चलो सही बात है। 15 सवाल अपन ने बैक टू बैक फिनिश कर दिए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अपन अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है 16। यदि a बराबर x एक अवयव है, जहां x x के बराबर नहीं है, यह क्या प्रदर्शित करता है?
छोटा सा समुच्चय है और प्यारा सा समुच्चय है। क्या लिखा है कि a नाम का एक समुच्चय है जिसका एक अवयव x है और x x के बराबर नहीं है। ऐसे कितने x हैं जो खुद के बराबर नहीं है? आप ऐसे संख्याएं मुझे बता सकते हैं जो खुद के बराबर नहीं है। तो सर 1 1 के बराबर है, 2 2 के बराबर है, मतलब हर x खुद के बराबर होगा, है ना। चूंकि दुनिया के सारे x के लिए x x के बराबर ही होता है ना। बात तो सही है। इसीलिए a समुच्चय के अंदर कोई भी ऐसा x नहीं मिलेगा जो खुद के बराबर ना हो, मतलब a समुच्चय रिक्त समुच्चय होना चाहिए। और ये बात विकल्प नंबर ख में दी है, रिक्त समुच्चय ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट है। फिर बात सही है। 16वां सवाल भी फिनिश। 17 निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, अभी आपको आएगा मजा। मैंने आपको 2 चिन्ह बताए थे, इन चिन्हों के बारे में अपन बात कर लेते हैं। पहला चिन्ह है ये वाला कह दो या ये वाला कह दो। दूसरा चिन्ह है ये वाला, इस वाला। तो अगर ऐसा लिखा रहे ना कि ए बी का, तो इसका मतलब है ए बी का उपसमुच्चय है। क्या है? ए बी का उपसमुच्चय है। हाँ, उस चिन्ह में लिखा रहे तो उस चिन्ह में लिखा रहे कि ए, मान लो ए समुच्चय के अंदर है, इसका मतलब ए समुच्चय का अवयव है। ये जो ए नाम का समुच्चय है ना, वो ए का एक अवयव है। ए का अवयव है। अब अवयव और उपसमुच्चयों में आपको कहानी थोड़ी सी समझनी पड़ेगी। एक समुच्चय से बनाया गया समुच्चय उपसमुच्चय होता है, और समुच्चय बनाने के लिए आपको इस तरह के ब्रैकेट का प्रयोग करना पड़ता है। अवयव कुछ नहीं, ए के अंदर मान लो 1 2 3 4 5 है, तो 1 ए समुच्चय का अवयव है, 2 ए समुच्चय का अवयव है। अब 1 बाय 1 चारों विकल्पों के बारे में बात करते हैं। विकल्प नंबर क 3 1 2 3 1 3 और 5 नाम के समुच्चय का उपसमुच्चय है। गलत बात है। अब आप तो बोलोगे सर 3 तो है 1 3 5 के अंदर, बात तो सही है, लेकिन ये 3 एक समुच्चय होना चाहिए। और समुच्चय को अगर लिखोगे तो ब्रैकेट बंद करके लिखोगे। यहां ब्रैकेट बंद करके लिखा है क्या? कोष्टक का प्रयोग तो करा ही नहीं भाई लोगों ने। अगर कोष्टक का प्रयोग नहीं करा तो बिना कोष्टक के ये 3 का कोई मतलब नहीं है। बिना कोष्टक के ये 3 3 है। एक संख्या एक समुच्चय का उपसमुच्चय नहीं हो सकता। एक समुच्चय का उपसमुच्चय हो सकता है। इसीलिए विकल्प नंबर क गलत है, क्योंकि यहां पर विकल्प नंबर क में एक संख्या को एक समुच्चय का उपसमुच्चय बोला है, और एक संख्या कभी भी एक समुच्चय का उपसमुच्चय नहीं हो सकती। एक समुच्चय का उपसमुच्चय हो सकता है। 3 1 3 और 5 का एक अवयव है, यह बात सही है। 3 1 3 5 का एक अवयव है। एक समुच्चय का अवयव एक संख्या हो सकती है, इसीलिए 3 नाम की संख्या 1 3 और 5 नाम के समुच्चय के अंदर है, और यह बात सत्य है। यहां पर सब उपसमुच्चय का प्रयोग किया गया, यहां अवयव का प्रयोग किया गया। 3 नाम का समुच्चय एक समुच्चय है जिसका अवयव 3 है। 1 3 5 नाम का समुच्चय है, ठीक है, पर यह समुच्चय इस समुच्चय का एक अवयव नहीं है। यहां अवयव चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अवयव चिन्ह का प्रयोग किया गया तो इस समुच्चय के अंदर क्या आपको एक ऐसा समुच्चय दिख रहा है जिसके अंदर 3 है? नहीं। देखो, इस समुच्चय का अवयव 3 है, लेकिन 3 इस समुच्चय के अंदर या एक समुच्चय बनाकर नहीं बैठा हुआ है। अगर ये ऐसा होता ना, 1 लिखा होता और उसके बाद 3 लिखा होता और फिर 5 लिखा होता, तब मैं कहता कि 3 नाम का समुच्चय इस समुच्चय के अंदर है। लेकिन यहां 3 नाम का समुच्चय है क्या? नहीं है। नहीं है, इसीलिए यह काम का नहीं है, क्योंकि यहां पर आपसे जिस चिन्ह का प्रयोग किया गया है वो अवयव वाले चिन्ह का प्रयोग किया गया है। जब भी अवयव वाले चिन्ह का प्रयोग हो, जैसा यहां लिखा है वैसा का वैसा यहां कहीं लिखा होना चाहिए।
यहां 3 लिखा है, यहां 3 लिखा है, लेकिन 3 के आसपास ब्रैकेट है जो यहां नहीं है, यहां पूरे में एक ब्रैकेट है। वैसे ही 3 5, तो यहां 3 5 के साथ ब्रैकेट नहीं है, इसीलिए अवयव वाले चिन्ह की वजह से ये दोनों गलत हो जाते हैं। तो हमारा विकल्प नंबर ख इस केस में सही हो जाता है। फिर से करेक्ट है यार, मतलब आज ख बहुत सही हो रहे हैं, है ना। तो तुक्का मारने के लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन ख होना चाहिए। निम्न में से कौन सा समुच्चय रिक्त समुच्चय है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। क ख ग और घ, वन बाय वन सबके बारे में बात करते हैं। तो देखो क विकल्प के बारे में बात करते हैं। क का मतलब है x जो है या a नाम का एक समुच्चय है, उसमें x जो है वो 1 से बड़ा है, तथा मतलब एवं वाले शब्द के बारे में ही बात हो रही है, और x 1 से छोटा है। मतलब x 1 से बड़ा भी होना चाहिए और 1 से छोटा भी होना चाहिए। क्या यह संभव है? क्या ऐसा कोई x है जो 1 से बड़ा भी है और 1 से छोटा भी है? ऐसा x तो संभव नहीं है। मतलब a समुच्चय के अंदर कोई भी अवयव नहीं है और a समुच्चय का विकल्प ही रिक्त समुच्चय है। तो विकल्प नंबर क ही यहां से सही हो जाएगा। विकल्प नंबर क ही यहां से सही हो जाएगा। तो विकल्प नंबर क सही है। लेकिन मैं क ख मतलब ख ग और घ के बारे में फिर से आपसे बात करना चाहूंगा, ए बी और सी के बारे में। ख विकल्प ये बोल रहा है कि b नाम का एक समुच्चय है, b के अंदर एक x है, जहां x को 3 से जोड़ने पर 3 आता है। तो 3 को 3 से जोड़ने पर, या किस संख्या को 3 से जोड़े कि 3 आए, तो x को 0 रखना पड़ेगा। इसका मतलब इस समुच्चय के अंदर एक अवयव है जिसका नाम शून्य है ना। अवयव शून्य तो है, खाली तो नहीं है ना, ठीक है। उसी तरह ग विकल्प के बारे में अपन बात करते हैं। ग बोल रहा है कि एक समुच्चय है C जिसके अंदर रिक्त समुच्चय है। इसका मतलब ऐसा है कि आपने एक डिब्बा बनाया, उस डिब्बे के अंदर खाली डिब्बा रखा। अब पूछोगे कि क्या बाहर वाला डिब्बा खाली है? मैं कहूंगा नहीं, बाहर वाले डिब्बे के अंदर एक डिब्बा तो है, बाहर वाले बॉक्स के अंदर एक बॉक्स तो है, भले ही वो खाली है, कोई चिंता की बात नहीं है। पर हमें किसके बारे में बात करनी? बाहर वाले बॉक्स के अंदर, वो तो भरा है, उसके अंदर एक बॉक्स है, अंदर वाले बॉक्स के अंदर बात नहीं कर रहे। तो सी समुच्चय के अंदर एक अवयव है, भले ही वो रिक्त समुच्चय है। उसके बाद घ वाले के बारे में बात करनी है। शायद आपको थोड़ी सी यहां परेशानी हो जाए, क्योंकि ये चीज अपन रेखिक असमीकाओं में देखने वाले। तो यहां पर डी लिखा है x जो है वो 1 से बड़ा है, तथा x जो है वो 1 से छोटा भी है और उसके बराबर भी है। अब इस चीज का मतलब पता है क्या है? इसका मतलब है x 1 से बड़ा है या फिर x बराबर 1 है। यहां पर x 1 से छोटा है या फिर x बराबर 1 है। अब ध्यान से देखो, इन दोनों में क्या कुछ कॉमन आ रहा है? x 1 के बराबर हो सकता है या 1 से बड़ा हो सकता है, x 1 से छोटा हो सकता है या 1 के बराबर हो सकता है। दोनों में 1 के बराबर तो आ रहा है। इसका मतलब D वाले केस में 1 तो दोनों में कॉमन आ जाएगा। x 1 यहां भी हो सकता है और यहां भी हो सकता है, इसीलिए D वाला समुच्चय रिक्त समुच्चय नहीं है, या घ वाला D जो समुच्चय है वो रिक्त समुच्चय नहीं है। चलिए, PA बराबर PB, हमने ऐसी बात की थी। अगर P का मतलब घात समुच्चय, अगर A का एक समुच्चय बनाया जाए जिसमें A के समुच्चयों का या A के उपसमुच्चयों का समुच्चय घात समुच्चय कहलाता है। जैसे मान लीजिए A नाम का एक समुच्चय है जिसके अंदर 1 और 2 नाम के अवयव है, तो इसके उपसमुच्चय क्या होंगे? उपसमुच्चय होंगे 1 2, 1 और 2। अगर आप इन सभी का समुच्चय बना दे तभी जाकर इसे घात समुच्चय कहा जाता है। क्या कहते हैं? घात समुच्चय। उपसमुच्चय क्या है? किसी को डाउट तो नहीं है ना? अगर डाउट हो तो कमेंट करके बता देना भाई लोगों कि मुझे उपसमुच्चय नहीं आता, मुझे घात समुच्चय नहीं आता, अपन उसको डायरेक्ट कर देंगे। तो घात समुच्चय का मतलब है ऐसे समुच्चय
जो उपसमुच्चय, किसी समुच्चय के उपसमुच्चय की मदद से या उपसमुच्चयों के अवयवों को एक समुच्चय में रख दो तो वो घात समुच्चय हो जाता है। अब अगर a और b का घात समुच्चय बराबर है तो एक छोटी सी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होती है कि उस केस में a तथा b बराबर होते हैं, मतलब विकल्प नंबर ग सही होगा। चलिए, दो परिमित समुच्चयों में क्रमशः m तथा n अवयव पहले समुच्चय के उपसमुच्चयों की संख्या दूसरे समुच्चयों के उपसमुच्चयों की संख्या से 1/112 अधिक है तो m तथा n के क्रमशः मान। देखिए, मान लीजिए a तथा b समुच्चय है, मान लीजिए a तथा b नाम के दो समुच्चय हैं। आपसे बोला है सवाल में कि a तथा b के अंदर m तथा n अवयव हैं। a समुच्चय के जितने उपसमुच्चय होंगे और b समुच्चय के जितने उपसमुच्चय होंगे उनके बीच का अंतर 112 रहेगा। तो आपको यह बोला कि अगर आपने a तथा b नाम के दो समुच्चय ले लिए, मान लीजिए ये समुच्चय a है और ये समुच्चय b है, समुच्चय a के अंदर और समुच्चय b के अंदर अवयवों की संख्या m तथा n है। कितनी? m तथा n। तो समुच्चय a के अंदर m अवयव है, b के अंदर n अवयव है। अब आपको बोला कि a के उपसमुच्चय, तो इसके उपसमुच्चय कितने होंगे? अगर किसी समुच्चय के अंदर m अवयव है तो उसके उपसमुच्चयों की संख्या 2 की घात m होगी, और यदि किसी समुच्चय के अंदर n अवयव है तो उस समुच्चय के उपसमुच्चयों की संख्या 2 की घात n होगी। मतलब यदि किसी समुच्चय के अंदर 3 अवयव हैं तो उपसमुच्चय होंगे 2 की घात 3, मतलब 8। सवाल के अनुसार बोला जा रहा है कि जो पहले समुच्चय के उपसमुच्चय है माइनस दूसरे समुच्चय के उपसमुच्चय, मतलब पहले समुच्चय के उपसमुच्चय दूसरे समुच्चय के उपसमुच्चय से 112 ज्यादा है तो इन्हें लिख सकते हैं 112। अब आपसे पूछे कि m तथा n के मान कितने हैं। अब देखो यार, इतनी बात तो क्लियर है ना कि m का मान बड़ा होना चाहिए। अगर m का मान बड़ा होना चाहिए और n का मान छोटा होना चाहिए, इतना साफ साफ आपको दिख रहा है, तभी जाके 112 आएगा। तो ये नहीं हो सकता। बचा क्या? ख विकल्प। रख के देख लो, m का मान 7 रखो तो 2 की घात 7 माइनस 2 की घात 4, 2 की घात 7 कितना होता है? 128। हाँ जी, 2 की घात 4 116 या 16 है ना? हाँ जी बिल्कुल, तो हो गया 112 और यही सही जवाब है। तो विकल्प नंबर ख सही होना चाहिए इस प्रश्न में, जो कि सही है। चलिए, बहुत अच्छा है फिर तो यार, अगर विकल्प नंबर ख सही है तो आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए F1 समांतर चतुर्भुज, F2 आयत, F3 समचतुर्भुज, F4 वर्ग तथा F5 समलंब चतुर्भुज के समुच्चय हैं। 5 अलग अलग तरह के। F1 निम्नलिखित में से किसके समान है, आपको यह बताना है। तो F1 क्या है? F2 सर्वनिष्ठ F3, F3 सर्वनिष्ठ F4, F2 सम्मिलन F5 और F2 सम्मिलन F3, F4 और F5। तो आपको बताना है कि F1 निम्न में से हम किसके बराबर बोल सकते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं लिखा क्या है। सवाल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिख जरूर रहा है। F1 जो है वो समांतर चतुर्भुज के बारे में बातें हो रही है जिनका अंतर समान हो, ठीक है। F2 के बारे में बात करूंगा तो आयत के बारे में बात करूंगा, ठीक है। F3 के बारे में बात करूंगा तो समचतुर्भुज के बारे में बात करूंगा। और चौथा F4 के बारे में जब मैं बात करने जाऊंगा तो F4 क्या था? F4 है वर्ग। और F5 है समलंब। अभी हमारी बात ध्यान से सुनना। क्या आयत एक समांतर चतुर्भुज होता है? मतलब जिनकी भुजाओं के बीच का अंतर समान हो वो समांतर। आयत एक समांतर चतुर्भुज होता है, हमें यह पता है। मतलब समांतर चतुर्भुज के समंदर में आयत एक छोटा सा तालाब जरूर होता है। समचतुर्भुज भी समांतर चतुर्भुज में ही होते हैं, इसका मतलब ये भी इसके तालाब के अंदर होते हैं। वर्ग, अब जब चूंकि आयत समांतर चतुर्भुज है तो वर्ग भी समांतर चतुर्भुज है। समलंब,
समलंब चतुर्भुज भी समांतर चतुर्भुज होते हैं। इसका मतलब मैं ये कह दूं कि ये F1 जो बनेगा, ये जो F1 बनेगा ये F2, F3, F4 और F5 के सम्मिलन से बनेगा, और यही हमारा विकल्प घ होना चाहिए, जो कि सही है। करेक्ट है, चिंता की कोई बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए R भुजा A तथा B वाले एक ऐसे आयत के भीतरी बिंदुओं का समुच्चय है जिसकी भुजाएं क्रमशः X तथा Y अक्ष की धनात्मक दिशाओं के अनुदित है। तो थोड़ा समझने की आवश्यकता। एक आयत है जिसकी भुजाएं धनात्मक X तथा धनात्मक Y के अनुदिश है। मतलब जो आयत है वो ऐसे बन रहा है और कुछ नहीं बन रहा है, और इसके अंदर के जो बिंदु हैं उन सभी बिंदुओं का जो समुच्चय है वो एक समुच्चय R बनाया गया है। इसीलिए यहां R में एक्स वाई लिखा हुआ है। एक्स वाई मतलब यहां पर सिर्फ X अकेला अवयव नहीं होगा, X और Y दोनों अवयव होंगे। मतलब दो बिंदु अवयव होंगे, लंबाई गुणा लंबाई और चौड़ाई दोनों होती है ना, तो X लंबाई Y चौड़ाई, ऐसे मान लेते हैं। अब इसकी भुजा A है, मतलब ये A के बराबर है और ये B के बराबर है, ये A के बराबर है। तो A का मान क्या हो सकता है, या X का मान क्या क्या हो सकता है? क्या X का मान 0 से A तक हो सकता है? नहीं, X का मान 0 से A तक नहीं हो सकता, या X का मान 0 से B तक नहीं हो सकता। X का जो मान है, सबसे पहले देखते हैं। देखो X का जो मान है धनात्मक दिशा बोला है। धनात्मक दिशा का मतलब है जो X है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। X कहां तक? 0 से बड़ा होना चाहिए। और दूसरा Y भी धनात्मक है, इसलिए Y भी 0 से बड़ा होना चाहिए। चारों विकल्पों में आपको ऐसे विकल्प देखने हैं जहां X तथा Y दोनों 0 से बड़े हो। यहां X 0 से बड़ा तथा बराबर बोला है, Y 0 से बड़ा अथवा बराबर बोला है। यहां X 0 से बड़ा, Y 0 से बड़ा, यहां पर भी X 0 से बड़ा बोला है। इसका मतलब इन तीनों विकल्पों में यह कंडीशन वैसे ही संतुष्ट नहीं हो रही है। हमें सवाल को हल नहीं करना। ऑब्जेक्टिव में बहुविकल्पी सवालों में हमें कई बार छोटी सी जानकारी से हम विकल्प को हटा देते हैं। तो ये विकल्प और यह विकल्प वैसे ही हट जाते हैं क्योंकि X है वो धनात्मक होना चाहिए। जब मैं ऐसा बोलता हूं ना X 0 से बड़ा या उसके बराबर है, तो इसके लिए हम धनात्मक शब्द का प्रयोग नहीं करते, इसके लिए हम अऋणात्मक शब्द का प्रयोग करते हैं। अऋणात्मक मतलब ऐसा X जो ऋणात्मक नहीं है, तो फिर धनात्मक होना चाहिए सर? नहीं, जो या तो धनात्मक है या शून्य है। शून्य भी अऋणात्मक होता है, मतलब शून्य तो ना धनात्मक है ना ऋणात्मक है। तो जब अऋणात्मक की बात होगी शून्य आ जाएगा, जब अधनात्मक की बात होगी तो भी शून्य आ जाएगा। लेकिन जब मैं धनात्मक की बात करूंगा, तो जब मैं कहूंगा X 0 से बड़ा है, तभी जाकर मैं धनात्मक के बारे में बातें करूंगा, और कुछ नहीं है। इतना सा है। तो यहां से चारों विकल्पों में X और Y दोनों एक साथ धनात्मक नहीं है। यहां Y धनात्मक है तो X नहीं है, बाकी में तो दोनों ही नहीं है। तो विकल्प नंबर क ख ग नहीं होंगे, घ करेक्ट होगा, और घ विकल्प इस सवाल के हिसाब से करेक्ट आंसर है। चलिए 60 विद्यार्थियों की कक्षा में 25 विद्यार्थी क्रिकेट, 20 विद्यार्थी टेनिस और 10 विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं। दोनों में से कोई भी खेल नहीं खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? देखिए, आपको प्रश्न में यह नहीं बोला है कि 60 विद्यार्थियों में से 60 के 60 कोई ना कोई गेम खेलते हैं। अब जैसे आपका स्कूल होगा, उसमें से 5 विद्यार्थी ऐसे होंगे जो कोई खेल खेलेंगे, 5 विद्यार्थी ऐसे होंगे जो कोई खेल नहीं खेलेंगे, है ना? या 10 विद्यार्थी ऐसे होंगे जो क्रिकेट खेलेंगे, 10 विद्यार्थी ऐसे होंगे जो क्रिकेट नहीं खेलेंगे। तो मतलब जैसे 60 विद्यार्थी में से मान लो 50 विद्यार्थी क्रिकेट कुछ ना कुछ खेल खेलते हैं, मतलब उसमें से कोई क्रिकेट खेलता है, कोई बास्केटबॉल खेलता है, कोई दोनों खेलता है, बाकी 10 तो कुछ नहीं खेलते। तो हमें उन 10 विद्यार्थियों के बारे में बात करनी है, मतलब उन विद्यार्थियों के बारे में जो कुछ नहीं खेलते। तो मान लेते हैं अपन ने एक समुच्चय बनाया A, जिसमें क्रिकेट खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या या वो विद्यार्थी जो क्रिकेट खेलेंगे इसमें उपस्थित है।
दूसरा समुच्चय बनाया बी जिसमें टेनिस खेलने वाले विद्यार्थी उपस्थित हैं, और तीसरा समुच्चय बनाया, तीसरे के बारे में नहीं पता। तो अगर मैं ए के बारे में बात करता हूं तो ए के अंदर 25 विद्यार्थी हैं और बी के अंदर 20 विद्यार्थी हैं जो टेनिस खेलते हैं। 10 विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं, वो इसमें भी आएंगे और इसमें भी जुड़ेंगे क्या? नहीं, वो जुड़ेंगे ए सर्वनिष्ठ बी में, मतलब वो क्षेत्र जहां दोनों उपस्थित हैं। अब सूत्र लगा देते हैं, हम ये पता करते हैं कि ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो या तो समुच्चय ए में है या समुच्चय बी में है। या तो समुच्चय ए में है या समुच्चय बी में है, तब मैं कह सकता हूं कि मैं इसे ए लिख सकता हूं प्लस बी लिख सकता हूं माइनस ए इंटरसेक्शन बी लिख सकता हूं, ऐसा कुछ। या तो समुच्चय ए या तो समुच्चय बी या समुच्चय ए इंटरसेक्शन बी। तो देखो यार, समुच्चय ए के अंदर 25, समुच्चय बी के अंदर 20 और ए इंटरसेक्शन बी के अंदर 10, तो 45 माइनस 10 मतलब 35। तो इस विद्यालय के अंदर 35 ऐसे विद्यार्थी हैं जो या तो क्रिकेट या टेनिस खेलते हैं। बाकी 60 में से ऐसे विद्यार्थी जो कुछ नहीं खेलते, वो हो जाएंगे 25। 60 में से उन लोगों को घटा दो जो या तो टेनिस या क्रिकेट खेलते हैं, तो विकल्प नंबर ख सही होना चाहिए, 25 सही है बॉस। अपना ये सवाल भी बिल्कुल सही है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। यदि 840 व्यक्तियों वाले किसी नगर में 450 व्यक्ति हिंदी, 300 व्यक्ति अंग्रेजी और 200 व्यक्ति दोनों ही विषय पढ़ते हैं, तो दोनों में से कोई भी विषय नहीं पढ़ने वाले व्यक्तियों के बारे में आपको बताना है। तो देखिए, वही है, 840 व्यक्तियों का नगर है। जैसे मान लो आपका शहर होगा, उसकी कोई एक भाषा होगी, है ना, कोई हिंदी बोलता होगा। अगर आप हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं तो बहुत ही कम चांस है कि आपके राज्य में कोई, मतलब आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति जिसे हिंदी समझ में नहीं आती है। खैर मतलब अंग्रेजी भाषा बोलता होगा, ठीक है। अब कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसे ना हिंदी आती है ना अंग्रेजी आती है, उसे मराठी आती होगी, उसे बांग्ला आती होगी। तो 840 व्यक्ति टोटल उस जगह पर रहते हैं, उसमें से 450 व्यक्ति हिंदी बोलते हैं, 300 व्यक्ति अंग्रेजी बोलते हैं और 200 व्यक्ति दोनों भाषा बोलते हैं। मतलब ये जो 200 व्यक्ति है ये 450 के अंदर लिखे हुए हैं। ये 300 व्यक्ति में 200 व्यक्ति वो भी आ गए हैं जो दोनों भाषा बोल लेते हैं। तो अब आपको पता करना है कि 840 व्यक्तियों में से ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो इन दोनों भाषाओं के अलावा तीसरी भाषा पढ़ते हैं। गुजराती हो सकती है, राजस्थानी, मतलब राजस्थानी तो वैसे हिंदी में ही ट्रीट की जाती है, मारवाड़ी हो सकती है और हरियाणवी हो सकती है, बुंदेलखंडी हो सकती है, बघेलखंडी हो सकती है, और भी बहुत सी भाषाएं, बिहार वाली भाषाएं, बिहार में तो बहुत सी भाषाएं, उत्तर प्रदेश में बहुत सारी भाषाएं, मैथिली है, अलग अलग भाषाएं हो सकती है। खैर मुझे हालांकि ये सारी भाषाएं बहुत अच्छी लगती है और मैं सीखना चाहता हूँ। चलिए, तो यहां पर अपन ने बात करते हैं एक समुच्चय ए जिसके अंदर हिंदी वाले विद्यार्थी हैं। कितने? हिंदी वाले विद्यार्थी। और समुच्चय बी के अंदर, या विद्यार्थी नहीं, व्यक्ति बोल लेते हैं, अंग्रेजी वाले व्यक्ति हैं, ठीक है। तो समुच्चय ए के अंदर आपको 240 व्यक्ति बोले गए, 450 व्यक्ति बोले हैं, और समुच्चय बी के अंदर आपको 300 व्यक्ति बोले हैं, और ए तथा बी दोनों के अंदर आप 200 व्यक्तियों के बारे में बात करते हो। तो अगर मैं यहां पर सूत्र लगाने की कोशिश करूं, ए सम्मिलन बी, सम्मिलन बी मतलब ऐसे व्यक्ति जो दोनों में से कोई कम से कम एक भाषा बोलते हो। मतलब वो उन व्यक्तियों की संख्या, अगर मैं बोलूं कि हिंदी तथा अंग्रेजी बोलने वाले, हिंदी या अंग्रेजी बोलने वाले एक तरफ हो जाओ, तो वो व्यक्ति एक तरफ हो जाए, उसमें चाहे हिंदी वाला हो, चाहे अंग्रेजी वाला हो, चाहे दोनों हो। तो ये ए सम्मिलन बी होता है। तो ए प्लस बी माइनस ए सर्वनिष्ठ बी। तो यार ये तो पता नहीं, ये 450, 300 माइनस 200, तो ये 550 व्यक्ति जो है वो ए अथवा बी दोनों में से किसी एक समुच्चय के अंदर, मतलब ए सम्मिलन बी में है।
तो 550 व्यक्ति में ये जो 550 व्यक्ति है उनमें कोई हिंदी बोलेगा, कोई अंग्रेजी बोलेगा, कोई दोनों बोलेगा। तो 840 में से अगर उन व्यक्तियों को घटा दें जो हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों में से कोई एक भाषा बोलते हैं, तो शायद यहां पर 290 आना चाहिए। तो 290 व्यक्ति न हिंदी बोलते हैं ना अंग्रेजी बोलते हैं। चलिए, तो विकल्प नंबर ख सही होना चाहिए और ख सही है, बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ा जाए। फिर एक सर्वेक्षण प्रदर्शित करता है कि 65% लोग किसी समाचार चैनल ए को देखते होंगे, जबकि 76% लोग किसी अन्य चैनल को देखते हैं। तो x प्रतिशत लोग दोनों चैनल को देखते हैं, तो x का मान कितना होना चाहिए? देखिए 63% जो लोग हैं वो समाचार चैनल ए को देखते हैं, है ना, और 76% लोग जो है वो बी समाचार चैनल को देखते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैं कहूं कि ऐसे कितने लोग हैं जो दोनों को देख रहे हो, है ना, तो यहां एक बात सोच के बताओ कि दोनों को देखने वाले जो व्यक्ति हैं वो 63% से तो कम होंगे। इसको एक छोटे से और दूसरे उदाहरण से समझते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये ए, बी और सी नाम के जो व्यक्ति हैं उनको हिंदी पसंद है, और ई एफ नाम के व्यक्ति हैं, ई एफ जी एच, उनको इंग्लिश पसंद है, ठीक है। या फिर अच्छा मैं ऐसा कहूं, ठीक है, तो 3 लोग ऐसे हैं जिनको हिंदी पसंद है और 4 लोग ऐसे हैं जिनको अंग्रेजी पसंद है। अब मैं कहूं कि ऐसे कितने लोग हैं जिनको दोनों भाषाएं पढ़ाई जा सकती है, तो 4 तो नहीं हो सकते, है ना। 4 क्यों नहीं हो सकते? या फिर यहां पर भी अपन ए बी सी ले लेते हैं, एच की जगह पर यहां पर भी ए बी सी ले लेते हैं, तो 4 तो नहीं हो सकते। 4 क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि अगर दोनों ऐसे व्यक्ति इसको दोनों भाषाएं पढ़ाई जा सकती है, तो हिंदी वाले में तो सिर्फ 3 ही है ना, तो दोनों के अंदर कॉमन आने वाले लोग तो 3 से कम होना चाहिए। इसीलिए 63% अगर समाचार ए को पसंद करते हैं और बी को पसंद करने वाले लोग 76% हैं, तो दोनों के अंदर रहने वाले व्यक्ति 63% से तो कम होने चाहिए। क्या ये बात ठीक है? हाँ ठीक है। तो एक चीज तो यहां मिली, मतलब कहीं ना कहीं बात हम विकल्प नंबर ग की तरफ घूम सकते हैं। लेकिन एक बात बताओ, अगर मैं दोनों का सम्मिलन निकालता हूं, ए सम्मिलन बी, मतलब जो इस समुच्चय के अंदर भी हो और इस समुच्चय के अंदर भी हो, तो ए सम्मिलन बी अगर निकाला जाए तो ए सम्मिलन बी जो है वो प्रतिशत के बारे में बात कर रहा है, प्रतिशत के बारे में बात कर रहा है। तो सबसे पहले 63% प्लस 76% माइनस एक्स, एक्स मतलब वो लोग जो दोनों के अंदर हो। सूत्र तो यही कहता है ना कि ए के अंदर के अवयवों की संख्या बी के अंदर के अवयवों की संख्या माइनस ए सर्वनिष्ठ बी के अवयवों की संख्या। तो ए के अंदर प्रतिशत ले लेते, तो ए के अंदर प्रतिशत की संख्या 63, बी के प्रतिशत 76 और इसकी प्रतिशत एक्स, तो ये हो जाता है 139 माइनस एक्स। अब एक छोटी सी बात बताओ, ए सम्मिलन बी जो भी होंगे वो लोग जो समाचार पत्र ए तथा समाचार पत्र बी पढ़ते होंगे या चैनल समाचार चैनल ए तथा बी देखते होंगे, वो 100% हो सकते हैं। मतलब पूरा जो पॉपुलेशन है उसमें तो सबके सब लोग हो सकता है ये दोनों चैनल देखते हो सकता है 90% ये दोनों देखते हो और बाकी 10% कोई और देखते हो। मतलब ये जो चीज है वो 100% से कम या ज्यादा या उसके बराबर हो सकती है। तो यहां पर जब आप x का या 100% के बराबर नहीं लेते हैं, क्योंकि प्रश्न में ऐसा कोई विकल्प है नहीं, तो x का मान 139 माइनस 100 हो सकता है। तो x 39 से बड़ा होना चाहिए, तो x 39 से बड़ा और 63 से छोटा होना चाहिए, जो कि विकल्प नंबर ग में दिया हुआ है। ऐसा कुछ करेक्ट है। इस चीज को एक और माध्यम से अपन मतलब और तरीकों से बार बार समझ सकते हैं। देखिए
जैसे मान लीजिए आपकी कॉलोनी में 100 लोग हैं और 100 लोग में से आपके घर में अलग अलग न्यूज़ चैनल आते हैं। कोई समाचार पत्र या समाचार चैनल ए देखता होगा, कोई बी देखता होगा, मैं यहाँ पर चैनलों के नाम नहीं ले सकता। तो कोई ए चैनल देखता होगा, कोई बी चैनल देखता होगा, कोई सी भी देखता होगा। अब मान लीजिए आपके मोहल्ले में ऐलान कर दिया जाए कि सिर्फ 2 ही चैनल है, ए तथा बी यही देखने हैं, तो पूरे मोहल्ले की 100% जनता ए तथा बी देखेगी, ए या बी दोनों में से जो मर्जी हो। अगर वो ऐलान हटा दिया जाए कि आपकी जो मर्जी है वो देखो, तो हो सकता है कि 100 के 100% ए तथा बी आज भी देख रहे हो, या फिर किसी ने कोई नया देख लिया हो। तो ए अथवा बी दोनों में से किसी एक को देखने वाले या दोनों को देखने वाले जो लोग हैं वो 100% हो सकते हैं या 100% से कम हो सकते हैं। इसीलिए वो जो 139 - x था, जो ए अथवा बी था, वो 100% या 100% से कम लिखा था। बस इतनी सी ये बात थी। इस तरह से हमारे जो MCQ है वो समाप्त हो जाते हैं। तो मैग्नेट ब्रेन्स पर आप सभी विद्यार्थियों को कक्षा 6 से लेकर 12 तक पूरी जानकारी पूरी तरह मुफ्त पढ़ाई जाती है। आपका कोई भी विषय हो, कोई भी पाठ्यक्रम हो, कोई भी बोर्ड हो, स्कूल कोई भी हो, हम सभी विद्यार्थियों को पूरी तरह से मुफ्त पढ़ाते हैं। इसके लिए आपको किसी भी व्यक्ति को कोई चार्ज नहीं देना होता है। बस आपको एक छोटा सा काम करना होता है। मैग्नेट ब्रेन्स चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जो वीडियोस है उनको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और चैनल को शेयर भी कीजिए। आप खुद भी और अपने दोस्तों को भी बोलिए। मिलते हैं आप सभी से अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।